हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस डूइंग ग्रेट और आशा करता हूं कि आप लोग का हेल्थ काफ़ी अच्छा होगा एंड आप लोग कंटिन्यू स्टडी कर रहे होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्साइटिंग अनदर लेक्चर ऑफ आरएससी एंड यह हो जाएगा आपका आरएससी का थर्ड लेक्चर। ठीक है, ये आरएससी का आपका थर्ड लेक्चर हो जाएगा एंड आई होप कि आप दोनों लेक्चर देख लिए होंगे। जो आरएससी का फर्स्ट लेक्चर था एंड सेकंड लेक्चर था, इन दोनों में मैं आप लोग को सभी इंपॉर्टेंट बेसिक इंट्रोडक्शन बता रखा हूं जो आप लोग को पता होना चाहिए। लाइक आरएससी होता क्या है, आरएससी का स्टडी हम लोग क्यों कर रहे हैं, आरएससी का एडवांटेज क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा आरएससी किस तरह से हमारे ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाता है। ठीक है, उसका यूज हम लोग कैसे करते हैं, कौन कौन सा डिवाइस जो है उसमें इक्विपमेंट वगैरह लगा रहता है, किस तरह से वो फंक्शन करता है, क्या डेफिनेशन होता है, सब चीज़ के बारे में आप लोग को बता रखा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आरएससी के थर्ड लेक्चर को, यानी जो अभी आप लेक्चर देख रहे हो, इससे पहले आप फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर को देख लिए होंगे। अगर आप नहीं देखे होंगे तो इस लेक्चर के बाद आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हुए आएगा। सो गाइज, सेकंड लेक्चर जो हम लोग का था आरएससी का, सेकंड लेक्चर में मैं आप लोग को लास्ट में बताया था कि जो आरएससी होता है, यानी कि आरएससी में पहले स्टार्ट मैंने करा था R4 रेफ्रिजरेशन और एसी मीन्स होता है एयर कंडीशनिंग। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था आरएससी में आर को स्टार्ट करा था, यानी कि रेफ्रिजरेशन को पढ़ना हम लोग स्टार्ट किए थे। और मैंने ये बताया था कि रेफ्रिजरेशन कैसे करते हैं, इसके लिए कौन कौन सा इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है, किस तरह से हम चीज़ों को ठंडा करते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेशन का काम है क्या, टेम्परेचर को लो करना। किससे टेम्परेचर को लो किया जाता है, रूम टेम्परेचर या फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से लो करने का काम होता है मेरा रेफ्रिजरेटर का। और वो जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम लोग रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन कुल मिला के मैं आपको बताया था 6 तरह का, जिसमें आप स्क्रीन में अभी देख सकते हो। यानी कि इन 6 तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट मेरा था गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम लोग जो रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं वो मेरा एयर होता है। सेकंड टाइप आ जाता है मेरा, उसको कहते हैं वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। थर्ड मेरा हो जाता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम लोग जो आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसको इन शॉर्ट में कहते हैं VCRS। एंड जो आप लोग का वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है इसको इन शॉर्ट में कहते हैं VRS। फिर अगर बात करेंगे फोर्थ वन का, तो ये होता है मेरा इलेक्ट्रोलस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एंड जो मेरा फिफ्थ वन हो जाता है दैट इज कॉल्ड योर बूट स्ट्रैप रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ठीक है, जो कि यूज़ किया जाता है एयरक्राफ्ट वगैरह में। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सिक्स अगर बात करेंगे तो स्टीम जेट का है। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपको लोग का 6 तरीका का रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। तो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग फर्स्ट टाइप के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आखिर क्या होता है मेरा गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम और उसको क्यों बोलते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, राइट। तो चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने कहा, अगर मैं बात करूंगा ना अभी तक मैं क्या क्या पढ़ाया हूँ, तो मैंने सबसे पहले बताया कि आखिर ये जो आपका आरएससी है, जिसको इन शॉर्ट में मैं आरएससी बार बार बोल रहा हूँ, ये R4 है रेफ्रिजरेशन और A4 है एयर और C4 है कंडीशनिंग या फिर कंडीशन। तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, जो प्रोसेस की जो एसी जो होता है घर में, जो हम लोग एसी लगाते हैं, वो जो प्रोसेस करता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। और जो फ्रीज होता है यानी रेफ्रिजरेटर होता है, वो जो वर्क करता है उसको कहते हैं रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन प्रोसेस को बोलते हैं, एयर कंडीशनिंग प्रोसेस को बोलते हैं। और जो मेरा डिवाइस है उसको कहते हैं क्या है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन। राइट, ठीक है, समझ आया कि नहीं, ओके। फिर मैंने बताया था कि दोनों का क्या मकसद होता है। दोनों का मकसद होता है कि लो टेम्परेचर को बनाए रखना। अगर फ्रीज है आपके घर में तो उसका काम होता है कि लो टेम्परेचर बनाए रखना इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर है, गर्मी या कुछ भी है, उससे कम बनाए रखना। ठीक है, उसके कंपेयर में, यानी कि बिलो एटमॉस्फेरिक और रूम टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर या एटमॉस्फेयर का जो भी टेम्परेचर है उससे कम बनाए रखने का काम होता है मेरा रेफ्रिजरेटर का एंड एसी का भी। एसी जिस रूम में लगा रहता है उसका टेम्परेचर कम रहता है अगर मैं कंपेयर करूंगा एटमॉस्फेयर से या फिर रूम टेम्परेचर से। और दोनों में एक डिफरेंस भी मैंने बताया था कि हम लोग एसी में ह्यूमन कंफर्ट का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसमें ध्यान रखते हैं कि लो से लो टेम्परेचर कितना वो जा रहा है। फिर डेफिनेशन मैंने बताया था, फिर कैसे हम लोग जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें किस तरह से चीज़ें ठंडा होता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था। फिर मैंने आगे ये बताया था कि किस तरह से हम लोग COP इसका निकालते हैं, क्या CO में भी डिफरेंस होता है, क्या मेरा डिज़ायर्ड इफेक्ट होता है, क्या वर्क इनपुट होता है। फिर मैंने बताया था कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जिससे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या हो जाता है। ठीक है, ये सब मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि आखिर ये मेरा जो रेफ्रिजरेशन लोड होता है वो क्या होता है, फ्रीजर क्या होता है, राइट। तो ये सब चीज़ मैं आप लोग को बता रखा हूँ। मैं इसलिए बता देता हूँ क्योंकि जब इनिशियल आप स्टडी करते हो ना तो चीज़ों को थोड़ा सा
न्यू न्यू पढ़ रहे हो ना तो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को जानने में, चीज़ों को समझने में टाइम लगता है। तो मैं 2-3 लेक्चर जो लेता हूँ उसमें बारी बारी से क्या करता हूँ, जब भी मैं न्यू लेक्चर लेता हूँ तो आप लोग को क्या करूँगा, जो प्रीवियस लेक्चर में चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ उसको मैं एक बारी रिवीजन करा दूंगा ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ। ठीक है, चलिए। सो ना, जैसे मैंने कहा आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाला है, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसको हम लोग एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी कहते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो हम लोग रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे, यानी कि देखो मैं यहाँ बात कर रहा है रेफ्रिजरेशन, यानी कहाँ पे, जो फ्रिज में या रेफ्रिजरेशन में होता है, उसमें काम क्या होता है, ठंडा करने का, यानी लो टेम्परेचर बनाए रखने का। मैंने रखा कोई भी चीज़, जैसे मैंने आपने दूध रखा, ठीक है, मिल्क रखा या आइसक्रीम रखा, तो आइसक्रीम जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक वो भाई खाने में मजे ही नहीं आएगा, नहीं तो गर्म हो जाएगा तो पिघल जाएगा ना। तो ठंडा रखा जाता है। तो ठंडा करने के लिए उसमें एक हम लोग यूज करते हैं फ्लूइड या फिर जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या होता है, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेंट। तो हम लोग जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसमें जो मेरा रेफ्रिजरेंट होता है, जो ठंडा करने का काम करता है ना, वो मेरा एयर होता है। मतलब एयर ही क्या करता है, एयर ही चीज़ों को ठंडा करता है वर्क करवा के, क्योंकि हम लोग उसमें वर्क डन करवाते हैं ऑन द सिस्टम रेफ्रिजरेशन में। ठीक है, हम लोग वर्क डन करवाते हैं और एयर से ही ठंडा करवाते हैं फूड आइटम को। क्लियर माई पॉइंट और नोट। या फिर एयरक्राफ्ट वगैरह में भी जो ऊपर उड़ता है ना, वहाँ भी हम लोग लेते हैं, एसी वगैरह यूज़ किया जाता है, पूरा कंपार्टमेंट आपका ठंडा रहता है। तो वहाँ भी हम लोग अगर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बात किया तो आप जान लो यहाँ पे रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एयर का यूज कर रहे हैं। इसका कुछ बेनिफिट भी है, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं फर्स्ट के बारे में। पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बारे में देखेंगे। लेकिन आज का लेक्चर जो है ये डेडिकेटेड है गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो ना देखो, अगर आपको जानना है ना कि कैसे मेरा काम करता है एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, तो उससे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है। तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि जो हम पढ़ रहे हैं गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम या फिर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, उसका कितना मुझे इफिशिएंसी या परफॉर्मेंस मिलता है। और आप कंपेयर कर सकते हो आइडियल के साथ, बिकॉज आपको पता है कि आइडियल जो भी होता है, जैसे हम लोग बेसिक थर्मोडाइनमिक्स जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कार्नोट साइकिल क्या होता है। कार्नोट साइकिल का जो इफिशिएंसी निकलता है वो मेरा आइडियल इफिशिएंसी होता है और सबसे मैक्सिमम इफिशिएंसी होता है। तो जैसे आप इससे हम लोग मैक्सिमम इफिशिएंसी निकालेंगे यानी COP निकालेंगे, तो इसके कंपेयर में देखेंगे कि मेरा जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये कितना मुझे COP देता है, क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड है, ये थ्योरी बेस्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी जो मैं आपको बताऊंगा पहले वो बताऊंगा आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम, आइडियल मतलब जो रियल में होता नहीं है, रियल में बहुत सारा मुझे डिसएडवांटेज के चलते, कुछ फ्रिक्शन लॉस के चलते आपको COP मैक्सिमम नहीं मिलता है। लेकिन आइडियली मान के पहले चलते हैं और देखते हैं कितना मुझे निकलता है COP, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। फिर हम लोग देखेंगे अलग अलग साइकिल का अलग अलग प्रोसेस देखेंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और वहाँ पे मुझे कितना COP मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अच्छा, तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आ जाता, सर जी आप जो बोल रहे हैं आइडियल, आइडियल क्या मतलब है आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। एक चीज़ मुझे बताइए, आप बेसिक थर्मोडाइनमिक्स पढ़ लिए होंगे, और अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप पहले देखो। ठीक है, बेसिक में थर्मोडाइनमिक्स पढ़ाया हूँ, तो बेसिक थर्मोडाइनमिक्स में मैंने एक ही बात हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे कि जो कार्नोट होता है, ठीक है, या फिर जो आपका रिवर्सिबल साइकिल होता है वो मेरा आइडियल साइकिल होता है। ठीक है, रिवर्सिबल साइकिल मेरा कार्नोट साइकिल होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कार्नोट साइकिल इज ए रिवर्सिबल साइकिल, इजंट इट, और जिससे मुझे आउटपुट मैक्सिमम मिलता है। हम लोग क्या पढ़े थे, जो कार्नोट साइकिल होता है मेरा, कार्नोट साइकिल होता है, ठीक है, ये क्या देता है मुझे, मैक्सिमम इफिशिएंसी देता है, मैक्सिमम इफिशिएंसी। दुनिया का कोई ऐसा साइकिल नहीं है, कोई ऐसा इंजन नहीं है जो इतना इफिशिएंसी देता है जितना कार्नोट साइकिल देता है। बिकॉज ये मेरा आइडियल है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये बस हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी साइकिल है। समझ आया कि नहीं, ठीक, ये हम लोग समझे थे, राइट। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि कार्नोट जो है वो एक मेरा क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। कार्नोट मेरा क्या है, रिवर्सिबल साइकिल है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। इससे पहले और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग जो आपका सेकंड लेक्चर था इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे टारगेट क्या होता है मेरा, COP निकालने का। क्या निकालने का, COP निकालने का। जिसका ज़्यादा COP होगा वो मेरा ज़्यादा अच्छा रेफ्रिजरेंट होगा। ठीक है, तो COP क्या होता है आपको मैं बताया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। ये रहा COP, अगर आप यहाँ COP ध्यान दोगे, जस्ट अ मिनट, ये रहा COP। COP मेरा क्या था, COP ऑफ रेफ्रिजरेशन जब निकाले थे, यानी COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकाले थे, वो क्या था, डिजायर इफेक्ट और डिवाइड बाई वर्क इनपुट। कितना हम लोग वर्क इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, और कितना मुझे मिल रहा है, यही तो होता था मेरा COP। जैसे मेरा यहाँ डिजायर इफेक्ट क्या आता था, Q2, यानी हीट जो निकाल रहा है, हीट जो एक्सट्रैक्ट कर रहा है फूड आइटम से, यानी जिस भी ऑब्जेक्ट को मुझे ठंडा करना है
उससे कितना हीट को निकाल रहा है। मैं फूड आइटम लेके चलता हूँ इजी तौर पे। कभी कभी क्या करता है, जैसे कि हम लोग रेफ्रिजरेटर और जगह पे भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पे फूड आइटम की जगह में और कुछ चीज़ भी ठंडा करना रहता है। यानी जिस भी आप आइटम को ठंडा करो, जिस भी ऑब्जेक्ट को ठंडा कर रहे हो, उससे जो भी हीट निकल रहा है वही मेरा डिजायर इफेक्ट होता है। तो जो डिजायर्ड इफेक्ट ऊपर में लिखते हैं, और हीट इनपुट यानी कि उस ठंडा करने के लिए कितना काम करवाना पड़ा। समझ आए मेरे बात। इस ठंडा जो किया, कौन ठंडा किया, रेफ्रिजरेटर ठंडा किया, तो उस ठंडा करने के लिए कितना वर्क कराना पड़ा मुझे उसे। समझ आए मेरे बात की नहीं। इससे से समझो कि आपको बोलना है, आपको बोलोगे, आप बोलोगे पापा से कि मुझे चाहिए 10,000 रुपया, तो 10,000 के लिए पापा को काम करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा कि इस 10,000 निकालने के लिए पापा को आप कितना काम करवाएं, तो बोलेंगे सर जी उनको 10 दिन आपको काम करना पड़ा एक्स्ट्रा, या फिर 20 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, तब जाके एक्स्ट्रा 10,000 मिला जो मुझे मिला फीस के तौर पे। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं। तो वही चीज़ हुआ कि ये Q2 हीट है, इसको निकालने के लिए रेफ्रिजरेटर को कितना काम करना पड़ा, वर्क डन करना पड़ा, वही हो गया वर्क इनपुट। और ऊपर में क्या जाता है मेरा डिजायर्ड इफेक्ट। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है कि जो मेरा COP है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिजायर इफेक्ट के। देखो COP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिजायर्ड इफेक्ट, यानी कि जितना ज़्यादा मेरा डिजायर इफेक्ट होगा उतना ही मेरा COP होगा, उतना ही मेरा COP होगा। यानी डिजायर इफेक्ट मेरा क्या Q2 है, तो यानी जितना ज़्यादा मेरा Q2 होगा, जितना मेरा हीट निकलेगा फूड आइटम से या फिर कोई ऑब्जेक्ट से, उतना ज़्यादा मेरा COP बढ़ेगा। इजंट इट। या फिर बोल सकते हो कि मेरा वर्क इनपुट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना हीट वर्क इनपुट मेरा कम होगा उतना ज़्यादा मेरा COP होगा। जितना मेरा W कम होगा, जितना मेरा W भाई कम से कम काम कर रहा है तो मेरा अच्छा रेफ्रिजरेटर है। कम से कम काम करना पड़ा, यानी कंप्रेसर कम काम किया, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ मेरा रेफ्रिजरेटर, तो वही तो अच्छी बात है ना, क्योंकि फिर इस हीट को भी बाहर भी निकालना, फिर काम करना पड़ेगा उसको। तो जितना कम काम करेगा और जितना मेरा हीट क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा फूड आइटम से या फिर कोई ऑब्जेक्ट से, तो वो मेरा ज़्यादा उसका COP मिलेगा। तो ऑन दैट नोट अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ कि आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम लोग किसको बोलेंगे, रेफ्रिजरेशन सिस्टम का बात कर रहा है, तो भाई आइडियल मतलब इमेजिनरी, जो सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा रेफ्रिजरेटर हम लोग उसी को कहेंगे जिसका COP ज़्यादा रहेगा। और COP कब ज़्यादा मिलेगा, जब मेरा डिजायर इफेक्ट ज़्यादा होगा, जस्ट मैंने भी बताया, या फिर वर्क इनपुट मेरा कम होगा, बिकॉज डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट इज इक्वल टू होता है मेरा COP। यही तो होता है ना, दिस डिवाइड बाई दिस इज इक्वल टू COP, दिस डिवाइड बाई दिस इक्वल टू हो जाता है मेरा COP हो जाता है। तो ये जितना ज़्यादा होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये जितना कम होगा क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतना हम लोग जान गए। और जैसे मैंने कहा कि हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो मेरा कार्नोट साइकिल होता है वो मेरा रिवर्सिबल साइकिल होता है, जिसमें कोई भी लॉसेस वगैरह होता नहीं है। तो जो कार्नोट साइकिल होता है क्या होता है मेरा रिवर्सिबल साइकिल होता है, रिवर्सिबल साइकिल होता है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, मैं यहाँ पे लिखा हूँ रिवर्स कार्नोट साइकिल। अब आप बोलिएगा सर जी आपने यहाँ पे इस तरह से क्यों लिखा, आपने यहाँ पे रिवर्स क्यों लिखा। इसके लिए आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जो हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ते हैं ना, वो कार्नोट इंजन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग, एकदम ध्यान से समझना, क्या पढ़ते हैं हम लोग, कार्नोट इंजन। कार्नोट मेरा इंजन होता है, इंजन। तो सर इसका क्या मतलब हुआ, माय डियर स्टूडेंट, जो कार्नोट इंजन होता है ना, वो क्या करता है, बात ये कर रहा है वर्क डन बाय द सिस्टम। ये वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि मेरा जो इंजन होता है वो पावर परफॉर्मिंग साइकिल होता है, यानी कि वो पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, पावर परफॉर्मिंग या फिर पावर प्रोड्यूसिंग, यानी कि वो क्या करता है, वो वर्क को प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये क्या होता है, इंजन जो होता है वो मेरा वर्क प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस मतलब देखो होता क्या, एक होता है मेरा वर्क डन बाय द सिस्टम, तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, और वर्क डन ऑन द सिस्टम इसको नेगेटिव लेके चलते हैं। ठीक है, नेगेटिव लेके चलते हैं, इसको हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं। राइट, मेरा बात समझ आया कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, जो मेरा कार्नोट था वहाँ पे हम लोग कार्नोट इंजन के बारे में पढ़े थे, इजंट इट। लेकिन यहाँ तो मेरा क्या है, रेफ्रिजरेटर जो है वो मेरा वर्क को कंज्यूम कर रहा है, ये मेरा वर्क देता था, ये वर्क मेरा क्या करता, वर्क आउटपुट मुझे मिलता था, मेरा कार्नोट साइकिल से वर्क आउटपुट मिलता था, यानी काम वो करके देता था। लेकिन ये मेरा काम करवाना पड़ रहा है। इसलिए देखो मैं जब भी रेफ्रिजरेटर बनाता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको नज़र आ रहा है कि वर्क डन इसमें हम लोग करवा रहे हैं, यानी यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क हो रहा है। दैट्स वाई ये किसके उल्टा होगा, कार्नोट के उल्टा होगा। दैट्स वाई रिवर्स कार्नोट साइकिल ये हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, रिवर्स कार्नोट साइकिल। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, आई होप सो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताता हूँ, और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा आप लोग को। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान दे के समझना। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ चीज़ का, ठीक है, अगर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ब्लैंक पेज थोड़ा ले लेता आपको समझाने के लिए। मैं आपको बताता हूँ जो कार्नोट हम लोग पढ़े थे, ठीक है, एक सेकंड। हाँ,
थोड़ा सा मुझे पेंसिल को और शार्प लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कार्नोट जो कि इंजन का, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी किए थे, कार्नोट इंजन का, ठीक है। तो कार्नोट इंजन पहली बात समझना, कार्नोट इंजन किस तरह का था आप देखेंगे। अगर टी एस डायग्राम इस तरह से बनाऊँ मैं, टी एस डायग्राम बनाऊँ तो पूरा का पूरा हमको देखने को मिलता था इस तरह से, ठीक है ना। इस तरह से आपका प्रोसेस चलता था, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस आपका चल रहा है ये कैसे चलता था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता था, क्लॉकवाइज। और मैंने आपको बताया था जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा वो मेरा पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल हो जाएगा। पावर या फिर वर्क लेके चलो ना, पावर मत बात करो, वर्क प्रोड्यूसिंग। तो वर्क प्रोड्यूस करता था, वर्क क्या करता था मेरा, प्रोड्यूस करता था, इसीलिए इसको हम लोग लेते थे क्लॉकवाइज में, ठीक है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, मैं पावर प्लांट पढ़ाया था तब भी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्लॉकवाइज जो भी साइकिल रहेगा वो मेरा पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होगा। यानी कि ये पॉजिटिव वर्क कर रहा है, यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय दी सिस्टम से काम करके मेरा दे रहा है, सिस्टम से काम करके मेरा दे रहा है। इतना चीज़ समझ गए होंगे। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसके बारे में, रेफ्रिजरेशन के बारे में या फिर रेफ्रिजरेटर के बारे में, ठीक है। रेफ्रिजरेटर के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ रेफ्रिजरेटर, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि यहाँ जो फूड आइटम मेरा रखा हुआ है ना, फूड आइटम जो भी रखा हुआ है, यहाँ से हीट को निकाला जा रहा है, Q2 हीट को निकाला, किसके द्वारा निकाला रहा है, रेफ्रिजरेशन के द्वारा, रेफ्रिजरेशन करके निकाल रहा है, जिसके चलते और इसी हीट को निकालने के मुझे वर्क डन करना पड़ा, इसमें देना पड़ा वर्क डन। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी यहाँ पे सिस्टम पे काम करना पड़ा। यानी इसका अगर मैं बात करूंगा तो किस तरह से हो जाएगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज है तो ये मेरा एंटी क्लॉक बनेगा, एंटी क्लॉक साइकिल बनेगा। यानी कि अगर ये एंटी इस तरह से बनेगा, ये एंटी क्लॉक साइकिल बनेगा, बिकॉज ये मेरा पावर प्रोड्यूसिंग नहीं है, ये पावर कंज्यूमिंग साइकिल है। ये क्या मेरा है, पावर या फिर वर्क बोल सकते हो, वर्क प्रोड्यूसिंग साइकिल नहीं है, वर्क कंज्यूम साइकिल है। ये वर्क को कंज्यूम कर रहा है, ये वर्क को प्रोड्यूस कर रहा था। क्लियर माय पॉइंट और नॉट। यानी कि यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो मेरा पॉजिटिव वर्क डन मुझे मिलेगा और यहाँ पे मुझे नेगेटिव वर्क डन मिलेगा। तो जस्ट इसका अपोजिट हुआ कि नहीं, ये क्लॉकवाइज था, ये एंटी क्लॉक है, ये पावर प्रोड्यूसिंग है, ये पावर कंज्यूमिंग है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर इसको मैं बोला था कि ये मेरा क्या है, ये कार्नोट जो मेरा रिवर्स ये मेरा कार्नोट जो है वो रिवर्सिबल साइकिल है, यानी रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल। तो इसको मैं क्या बोलूँगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल को मैं क्या बोलूँगा, ये इसको मैं बोलूँगा रिवर्स कार्नोट साइकिल। समझ आया। दैट्स वाई यहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया है। तो अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। इतना समझाने के पीछे मकसद ये था कि आप लोगों को क्लियरली हो जाए, समझ में आ जाए जो मैं आगे अभी आपको बताने वाला हूँ। और क्या बताने वाला हूँ, ये जो चीज़ मैं लिखा हूँ ना, इसी चीज़ को समझाने के लिए मेहनत किया गया कि कार्नोट साइकिल मुझे पता है रिवर्सिबल साइकिल है, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ किसका, रेफ्रिजरेशन का, तो रेफ्रिजरेशन के इसमें इसे रिवर्स कार्नोट साइकिल लेते हैं, जस्ट उसका अपोजिट। यानी वो क्लॉकवाइज था तो ये लेंगे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर हो गया। चलिए इतना आपका क्लियर हो गया। तो अब आप बात करते हैं आगे। चलो ठीक है, तो है तो कार्नोट ही लेकिन रिवर्स कार्नोट, है तो कार्नोट ही लेकिन रिवर्स कार्नोट है। तो यहाँ तो हम लोग कार्नोट का ही बात करने वाले हैं, ठीक है, हम लोग कार्नोट का ही बात करेंगे। अच्छा, कार्नोट साइकिल क्या किसी को याद है? अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। कार्नोट साइकिल मेरा 2 आइसोथर्मल होता था, 2 क्या होता था मेरा, आइसोथर्मल प्रोसेस होता था, और 2 मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस होता था। 2 आइसोथर्मल और रिवर्सिबल एडियाबेटिक। अगर आप टीएस डायग्राम देखोगे कार्नोट साइकिल का तो किस तरह से आपको नजर आता था, एकदम आपको सर्कल, अगर बात करेंगे स्क्वायर जैसा नजर आता था। याद अगर होगा किसी बच्चे को तो स्क्वायर जैसा होता है। क्यों? क्योंकि देखो ये मेरा टीएस डायग्राम में दिखाऊँ, ये आपका टेम्परेचर वाला है, ये आपका एंट्रोपी वाला है। तो यहाँ देखोगे तो 2 तो आपका देखो यहाँ पे मिल गया ना, ये क्या है, ये कांस्टेंट अगर बात करेंगे तो कांस्टेंट आपका एंट्रोपी है, यानी 2 मेरा एडियाबेटिक है। चूँकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक है तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। आइसेंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा गया है कि यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट है। 2 आपका एंट्रोपी कांस्टेंट नजर आ रहा है कि नहीं, एंट्रोपी कांस्टेंट यानी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। वाई? बिकॉज ये जो आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है ना, ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है। क्यों? क्योंकि मैं पहले बताया कि रिवर्सिबल मतलब वहाँ पे कोई लॉसेस वगैरह हो नहीं रहा है। जो आपका एक साइकिल जहाँ से स्टार्ट किया था वो रिवर्स घूम के आ गया और सराउंडिंग से कोई भी इफेक्ट छोड़े बिना, जो कि एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है। एक्चुअल में कुछ ना कुछ सराउंडिंग में छोड़ोगे। ये वही बात कर रहा है कि आप क्या किए ना, आप एक जगह से दूसरे जगह गए और फिर रिटर्न आ गए, लेकिन किसी को कुछ पता ही नहीं चला है। तो ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे सर कोई देखा ही नहीं, मैं रात में गया 12 बजे और आ गया। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आप जो गए, जाने में आपका एनर्जी लॉस हुआ ना। आप मान लो दौड़ के गए या पैदल भी गए, कुछ तो एनर्जी लॉस हुआ।
आप सांस छोड़े ना भाई, सांस छोड़े ना, खाली सांस छोड़ने के लिए भी क्या हीट प्रोड्यूस किए, तो क्या वो चीज़ जब घूम के आए तो वो चीज़ को आप रिटर्न कर सकते हो, खींच सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ सराउंडिंग में कुछ इफेक्ट देखने को मिला। तो ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है? जब आप आइडियल मान के चलोगे कि आप एक जगह फिर से रिटर्न आ गए और सराउंडिंग में कोई भी इफेक्ट नहीं छोड़े, राइट। उसको कहा जाता है रिवर्सिबल, ठीक है, रिवर्सिबल जिसमें कोई भी लॉस ना होता है। तो दैट्स वाई चूंकि ये रिवर्सिबल एडियाबेटिक है प्रोसेस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, मतलब एंट्रोपी कांस्टेंट। तो 2 मेरा होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, और 2 आपको दिख रहा है यहाँ पे, 2 टेम्परेचर वाला है यहाँ पे, ठीक है, 4 से 1 वाला और यहाँ पे 3 से 2 वाला। तो ये आपका क्या है, ये दोनों आपका आइसोथर्मल है, ये भी आपका आइसोथर्मल है और ये भी आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, ठीक है। इतना चीज़ हो गया, इतना चीज़ हो गया, ठीक है, ओके। ये बेसिकली कार्नोट का दिखाया गया, ये आपका कार्नोट का है। ये किसका साइकिल दिखा रहा है? ये आपका कार्नोट का दिखा रहा है, कार्नोट का। और ये आपका रिवर्स कार्नोट है, क्या है, मैं आ रहा है रिवर्स कार्नोट है। ऐसा क्यों? ध्यान से देखो, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर बस इसी चीज़ के लिए यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपका देखो यहाँ से 1 स्टार्ट हुआ है, फिर ये 2 गया है, फिर 3 है, फिर 4 है, ठीक है। तो इस तरह से जा रहा है ना, तो घूम के जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ये आप ध्यान दोगे तो ये मेरा क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, मेरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इस तरह से होगा, ठीक है। इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन नजर आ रहा है, क्योंकि ये मेरा क्या रिवर्स कार्नोट है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इसको मैं एक चीज़ को ठीक कर देता हूँ, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यानी कि कुछ किस तरह से होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस चीज़ को पहले मैं हटाता हूँ, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ओके। तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ और क्या होगा, एंटी क्लॉक हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये पावर एक सेकंड, फिर मैं वही बताया, ये तो कार्नोट है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरह से घूमेगा, ऐसे। तो ये मेरा कार्नोट है। अब देखो यहाँ पे कार्नोट है, तो ये आपको क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉक मतलब जिस तरह घड़ी घूमता है ना, उस तरह से घूम रहा है। तो देखो पहले 1 से 2 गया, इधर गया, ठीक है, फिर आपका ऊपर जाएगा, फिर 2 से 3 जाएगा, फिर 3 से 4 जाएगा, ठीक है। और आपको पता है मैंने क्या कहा कि 2 मेरा क्या होता है, मतलब आइसेंट्रोपिक या फिर रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और 2 मेरा आइसोथर्मल यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो देखो ये आपका टीएस डायग्राम है, फिर से ये टीएस ही लिया गया, टीएस दिया गया है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, पूरा साफ साफ दिख रहा है कि ये मेरा है आइसोथर्मल 3 से 4 और 1 से 2 मेरा आइसोथर्मल, ठीक है। और अगर बात करेंगे और 2 साइकिल का, तो और 2 साइकिल मेरा है 2 से 3, ये मेरा है आइसेंट्रोपिक और ये मेरा आइसेंट्रोपिक है। तो पहली बात अगर बात करेंगे, यहाँ पे देख लो आइसोथर्मल है, तो किस तरह प्रोसेस 1 से 2 की ओर आ रहा है, यानी एंट्रोपी यहाँ क्या हो रहा है, एंट्रोपी घट रहा है, यानी कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। तो 1 से 2 हुआ मेरा आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर 2 से 3 गया, तो 2 से 3 में यहाँ पे देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एंट्रोपी यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यह मेरा क्या हो जाता है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हो जाता है। फिर बात करें 3 से 4 के बीच में, ठीक है, 3 से 4 हो रहा है क्या, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट, एक्सपेंशन हो रहा है। फिर आइसेंट्रोपिक यहाँ पे आपका क्या करेगा, एक्सपेंशन करेगा। तो 2 कंप्रेशन 2 एक्सपेंशन, समझ आए कि मेरा बात की नहीं, बस सिंपल सा यहाँ पे आपका 2 था, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो देखो यहाँ पे आइसोथर्मल एक बारी कंप्रेशन हुआ, एक बारी आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुआ, एक बारी आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, एक बारी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुआ, राइट। तो यहाँ पे भी चारों प्रोसेस कर दिया गया, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, तो आपको एक चीज़ नजर आ रहा है जो कि अलग है उससे, वो क्या है कि प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ था, देखो 1 2 3 4 और जा रहा था कुछ ऐसे घूम के, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये घूम रहा है कुछ इधर से ऐसे 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 घूम के जा रहा है, यानी एरो कुछ जस्ट उसके रिवर्स हो गया। दैट्स वाई रिवर्स आपका कार्नोट साइकिल कहते हैं। ये आपका ऐसे घूमने लगा, जस्ट उल्टा। अब देखो 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 2 ऐसे गया, फिर 3 गया, फिर 4 गया, मतलब इस तरह से घूम रहा है इस बारी, और इसमें ऐसे जा रहा था। तो क्यों, बिकॉज ये मेरा है पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल, ये पावर मेरा पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव वर्क डन यहाँ मिला, और यहाँ पे मुझे नेगेटिव वर्क, क्योंकि वर्क डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क डन करवा रहे हैं सिस्टम में, क्योंकि मुझे हीट को बाहर निकलवाना है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान रखना। चलो इतना आप समझ गए होंगे। सो गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आप समझ गए होंगे ना डियर स्टूडेंट, तो अब आपको ना बिल्कुल भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना, वहाँ पे समझाया जाएगा। सो अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे काम क्या हो रहा, काम तो हो रहा है हीट को निकालने का, और आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। तो यहाँ मेरा एडियाबेटिक मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक मतलब होता है हीट इक्वल टू 0, मतलब देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफर होगा नहीं। आइसेंट्रोपिक और एडियाबेटिक मतलब होता है, एडियाबेटिक वॉल होता है, एडियाबेटिक वॉल भी हम लोग पढ़ते हैं ना, एडियाबेटिक वॉल जहाँ पे मतलब हीट को ट्रांसफर होने नहीं देते हैं। तो ना तो यहाँ हीट का ट्रांसफर होगा, नहीं यहाँ हीट का ट्रांसफर होगा, यहाँ भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। तो होगा कहाँ, होगा मेरा जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आपका टेम्परेचर वाला प्रोसेस है ना, ये दोनों प्रोसेस, यहाँ मेरा हीट का ट्रांसफर होगा। तो देखो यहाँ पे एक जगह हीट मेरा क्या रहा है, एंट्री ले रहा है, हीट मेरा इंटर कर रहा है यानी Q2 से,
Q2 हीट मेरा जाएगा सिस्टम में और फिर यहाँ से क्या हो रहा है मेरा एक जगह पे मतलब एक टेम्परेचर में एक आइसोथर्मल में मेरा हीट रिलीज कर रहा और एक आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट मेरा एक्सेप्ट कर रहा। अब बात करें सर जी इस प्रोसेस में अगर मैं बात करेंगे रेफ्रिजरेशन में तो वहाँ पे हीट को कब लिया जाता है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा होगा एक सेकंड, हाँ ठीक है, तो अगर आपको यहाँ नज़र आ रहा था Q2, आपको याद है Q2 क्या था मेरा टेम्परेचर, मैं आपको एक बार ही दिखाता हूँ Q2 टेम्परेचर एक्चुअल आप में आपका था क्या। देखो Q2 टेम्परेचर क्या था जो मेरा रेफ्रिजरेशन मेरा कर रहा है, यानी यहाँ नहीं इस फिगर में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। देखो ये Q2 है, Q2 मेरा है डिजायर इफेक्ट है जो फूड को ठंडा कर रहा है, फूड में लेके चलता हूँ है ना, फूड को जो ठंडा कर रहा है जो मेरा हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है वही मेरा Q2 है, ठीक है। यानी कि जैसे ही मेरा Q2 खींचा तो ये मेरा कोल्ड हो गया, जो फूड मेरा वो क्या हो गया ठंडा हो गया, फूड मेरा क्या हो गया ठंडा हो गया। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो देखो यहाँ पे नीचे मेरा Q2 है, ये मेरा नीचे क्या Q2 है, यानी आप ये बोल सकते हो कि ये जो आपका Q2 है ना ये हो गया Q2 जब लिया तो ये कोल्ड रीजन हो गया, यहाँ पे ठंडा रीजन हो गया, कोल्ड रीजन हो गया, यानी ये वो वाला पार्ट है फूड समझ लो आइसक्रीम है जो ठंडा हो गया, ठीक है। अब इस हीट को बाहर भी तो निकालना पड़ेगा क्योंकि क्या होना फिर से ठंडा करना है, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहा है हीट को मेरा बाहर भी किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड योर Q1। और Q1 आपका क्या था, Q1 क्या था जो कि वर्क डन करके मेरा हीट को बाहर किया रेफ्रिजरेटर, राइट। तो ये मेरा प्रोसेस होता है, तो वही चीज़ को लिखा दिया गया है यहाँ पे, बाकी कुछ भी नहीं, एकदम बेसिक बेसिक है। 2 मेरा था आइसोथर्मल एंड 2 मेरा था रिवर्सिबल एडियाबेटिक, और चूंकि यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक में जो हीट ट्रांसफर होगा वो 0 होगा, तो यहाँ पे क्योंकि मेरा आइसेंट्रोपिक है, क्योंकि रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज कॉल्ड आइसेंट्रोपिक, ध्यान रखना एडियाबेटिक प्रोसेस को आइसेंट्रोपिक नहीं बोलते, लेकिन अगर रिवर्सिबल एडियाबेटिक रहेगा तो उसको हम लोग आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं, जिसको मैं प्रूव आप लोग को करा चुका हूँ, ठीक है, थर्मल में मतलब थर्मोडाइनमिक्स में, राइट ओके। तो हीट ट्रांसफर जो होगा वो ओनली ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि एडियाबेटिक के टाइम पे तो हीट ट्रांसफर होने से रहा, बिकॉज यहाँ पे हीट तो होगा ही नहीं ट्रांसफर, तो वो तो हीट ट्रांसफर इक्वल टू 0 है, चेंज इन हीट ट्रांसफर 0 है, तो होगा कहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नाउ, और एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ आपको COP हम लोग क्या जानते हैं, तो मैं आपको COP बता चुका हूँ, COP होता है डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन हीट इनपुट, और डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है मेरा Q2 होता है जिसको डिजायर्ड इफेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा डिजायर्ड इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे डिजायर्ड इफेक्ट होगा आर डिजायर्ड डी, एक सेकंड, हाँ जस्ट अ मिनट, DE होगा, यहाँ पे RE हो गया है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट भी हो सकते हैं, यहाँ कोई खराबी नहीं है, लेकिन ठीक है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है या फिर इसको डिजायर्ड इफेक्ट भी आप बोल सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको लिख सकते हो DE डिजायर्ड इफेक्ट, वही Q2 और डिवाइडेड बाय इनपुट, ये हम लोग को पता है क्योंकि ये हम लोग देख चुके हैं, ये रहा मेरा Q2 डिवाइड बाय W, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं, ओके। तो यही चीज़ को यहाँ पे मेंशन करा गया है, यही चीज़ को क्या करा गया यहाँ पे मेंशन करा गया है। इसके बाद यहाँ पे क्या करा गया है, उस चीज़ को ध्यान देने वाली बात है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बात करूँ साइकिल के लिए, तो अगर साइकिल का बात करता हूँ तो आपको पता है नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क डन, ये हम लोग को पता है, ठीक है, नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क डन। और एक चीज़ बताइए, मेरा रेफ्रिजरेशन का बात करें, रेफ्रिजरेटर का, और रेफ्रिजरेटर में वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, यानी वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी नेगेटिव वर्क यहाँ पे हो रहा है, ये तो आपको पता है, मैं बहुत बार बार कर रहा था, इसलिए मैंने कहा ना रिवर्स कार्नोट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्क कर रहा है, जो वर्क कर रहा है वो कैसा हो रहा है मेरा नेगेटिव वर्क हो रहा है, जबकि कार्नोट में क्या होता था पॉजिटिव वर्क होता, क्यों, बिकॉज वो मेरा पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होता था, वो क्लॉकवाइज साइकिल होता था, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है क्योंकि ये मेरा नेगेटिव वर्क होता है, ठीक है, इतना तो आप जानते हैं, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन दैट नोट अगर मैं निकालना चाहूँगा हीट, जो नेट हीट है वो क्या हुआ, तो आप बोलेंगे सर जी एक तो मेरा Q1 बाहर जा रहा है और Q2 मेरा इंटर कर रहा सिस्टम के अंदर, तो आपको पता है अगर मैं हीट का बात करूँगा तो हीट एडेड टू द सिस्टम इज कॉल्ड पॉजिटिव, हीट ऐड हो रहा सिस्टम में तो पॉजिटिव कहलाता, लेकिन अगर हीट निकल रहा तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो हीट एडेड टू दिस सिस्टम पॉजिटिव, हीट एक्सट्रैक्टेड टू दिस सिस्टम इज कॉल्ड नेगेटिव। लेकिन यही अगर मैं बात करूँ किसका, वर्क डन का, वर्क डन बाय द सिस्टम इज कॉल्ड पॉजिटिव, लेकिन वर्क डन अगर कर रहा सिस्टम बाहर निकल रहा है वर्क डन कर तब पॉजिटिव, लेकिन वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव है लेकिन हीट पॉजिटिव है क्योंकि हीट क्या कर रहा है सिस्टम को दे रहा है, ठीक है, समझ आए मेरी बात की नहीं। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई हीट एडेड टू दिस सिस्टम इज कॉल्ड पॉजिटिव, तो Q2 यहाँ पे पॉजिटिव होगा, नीचे आप लोग देख सकते हो Q2 को मैं रेड से घेर देता हूँ पॉजिटिव है, लेकिन Q1 मेरा
बाहर जा रहा है ना, बाहर मैंने क्या लगा था नेगेटिव, तो नेगेटिव हो जाएगा। और वर्क डन का बात करेंगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा ना, तो ऑन द सिस्टम क्या हो जाता है मेरा नेगेटिव, तो वर्क डन हो गया नेगेटिव। तो मैं बोल सकता हूँ कि W इक्वल टू Q1 को मैं क्या करूँगा माइनस प्लस करके यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वर्क डन इक्वल टू Q1 माइनस Q2। क्या कर सकता हूँ, वर्क डन इक्वल टू Q1 माइनस Q2 यहाँ पे लिख सकता हूँ। समझ आई मेरी बात कि नहीं? ठीक है, अब इतना जब आपका हो गया तब मैं डायरेक्ट इफिशियंसी निकाल सकता हूँ। किसका इफिशियंसी निकाल सकता हूँ भाई, सीओपी इफिशियंसी बोल रहे हैं, सीओपी निकाल सकते हैं रेफ्रिजरेशन का। तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया रेफ्रिजरेशन का सीओपी होता क्या था मेरा, होता वही था ना डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइड बाई हीट इनपुट, और डिजायर्ड इफेक्ट तो मेरा Q2 ही है। और हीट इनपुट का बात करेंगे तो जस्ट मैंने निकाला W इक्वल टू Q1 माइनस Q2, तो बस यहाँ पे मैंने वही वैल्यू पुट कर दिया, या मैंने क्या पुट कर दिया भाई Q1 माइनस Q2, वही चीज़ को यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ देख लिए, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ का बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का अगर बात करते हैं, किसके लिए, फॉर अ प्रोसेस के लिए एंट्रोपी का कांस्टेंट देता क्या देता है, Q बाई टी इक्वल टू डेल एस, ये क्या है ds क्या है, एंट्रोपी चेंज है, क्या मेरा एंट्रोपी चेंज, जो कि Q बाई टी होता है। तो अगर Q लिखेंगे तो आपका लिख सकते हैं TDS, और हम लोग TDS रिलेशन कितना देख चुके हैं, तो TDS रिलेशन से आपको पता है कि Q इक्वल टू TDS हो जाता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस बिकॉज हम लोग यहाँ पे लेके चले कार्नोट, जो कि मेरा क्या आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का भी बात कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस ले लिए। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं जहाँ भी Q रहेगा उसको मैं TDS से कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरा Q2 है, तो यहाँ भी मैं बोल दूंगा TDS, नीचे मेरा Q1 है तो फिर TDS, और माइनस Q2 फिर TDS। बस यहाँ पे चूंकि 1 और 2 है, तो जहाँ पे 2 है वहाँ पे T2 कर दो, जहाँ 1 है वहाँ पे T1 कर दो, T2 कर दो, बस उस चीज़ को यहाँ पे कन्वर्ट करके सबको लिख दिया गया है। यहाँ भी TDS है, यहाँ भी DS है, तो DS कट गया, चेंज इन एंट्रोपी मेरा कट गया, बचेगा ओनली क्या T2 डिवाइड बाई T1 माइनस T2, और यही मेरा हो जाता है क्या इफिशियंसी। याद करो जिस तरह हम लोग कार्नोट का इफिशियंसी निकाले थे, यहाँ रेफ्रिजरेशन का हम लोग COP निकाले हैं। क्या निकाले हैं, COP निकाले, और ये मेरा मैक्सिमम COP देगा। आप बोलेंगे सर जी क्यों मैक्सिमम देगा, रीजन बताइए। बिकॉज माय डियर स्टूडेंट ये मेरा आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, और आइडियल जो होता है वो मेरा मैक्सिमम COP देता है। जिस तरह हम लोग इंजन का जब बात किए थे, इंजन मेरा क्या दिया था, इंजन जो होता है, इंजन मेरा दिया था इफिशियंसी, क्या दिया था, इफिशियंसी मैक्सिमम दिया था इन केस ऑफ कार्नोट। आइडियल जो कार्नोट साइकिल होता था मेरा मैक्सिमम इफिशियंसी देता था। तो यहाँ पे मेरा क्या है, रेफ्रिजरेशन जो है वो मेरा काम कर रहा है, नेगेटिव वर्क डन कर रहा है, तो यहाँ पे मुझे COP मिलेगा, और COP भी मुझे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। किसके केस में, कार्नोट के केस में। लेकिन चूंकि ये मेरा रिवर्स हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन, दैट्स वाई इसे रिवर्स कार्नोट साइकिल है। तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान में रखना। अब बारी आता है सर जी जब मुझे मैक्सिमम COP मिलता है, ठीक है, तो क्यों ना हम लोग आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा जैसे कि भाई साहब इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। क्यों नहीं डियर स्टूडेंट इसको यूज़ कर सकते, क्योंकि हाइपोथेटिकली रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बोलेंगे सर क्यों, आप एक दो रीज़न तो बताइए। तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो आपका कार्नोट साइकिल होता है, इसमें जो ये दो प्रोसेस देख रहे हो ना, ये आइसोथर्मल और ये एडियाबेटिक, ये दो प्रोसेस में ही खेल होता है। क्योंकि ये जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो, और ये जो आपका एडियाबेटिक होता है ना, वेरी फास्ट प्रोसेस होता है। तो एक ही स्ट्रोक में स्लो एंड फास्ट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, यानी वेरी डिफिकल्ट नहीं, इम्पॉसिबल, ये किया ही नहीं जा सकता। वही चीज़ को आगे यहाँ पे मेंशन करा गया है। तो आगे देखना यहाँ पे, एक सेकंड, आगे यहाँ पे क्या करा गया है, आगे यहाँ पे क्या कहा गया है, दैट इन आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिमिटेशन इसका क्या है ना, कि प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल है एक स्लोवेस्ट आइसोथर्मल प्रोसेस विथ फास्टर एडियाबेटिक प्रोसेस इन अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ पिस्टन। आपको याद होगा ना, मैं आईसी इंजन आप लोग पढ़ लिए होंगे, मैं आपको कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ। तो आईसी इंजन में हम लोग क्या देखे थे कि ये मेरा पिस्टन होता है, ये मेरा पिस्टन पहले नीचे जाएगा तो वो क्या हो जाता है, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, ये आपका टॉप डेड सेंटर आ जाएगा, ये मेरा बॉटम डेड सेंटर आएगा, है ना, बॉटम डेड सेंटर आ जाएगा। ये मेरा पिस्टन है, ये मेरा कनेक्टिंग रड है, ठीक है, ये मेरा सिलेंडर है। तो मेरा क्या होता है, सबसे पहले सक्शन होता है जब मेरा इनलेट वाल्व ओपन होता है, जहाँ पे मेरा एयर फ्यूल मिक्सचर, अगर पेट्रोल इंजन रहा और अगर डीजल इंजन रहा तो एयर इंटर करेगा, फिर ये सक्शन करेगा और सक्शन करके पिस्टन अब मेरा नीचे आ जाएगा, मतलब बॉटम डेड सेंटर में आ जाएगा। तब क्या होगा, यहाँ पे पूरा का पूरा एयर फिल मिक्सचर इंटर कर जाएगा। मान लेते हैं हम लोग पेट्रोल इंजन का बात कर रहे हैं, तो ऑटो साइकिल में बात करें तो यहाँ पे एयर फिल मिक्सचर आ जाएगा। एयर फ्यूल मतलब एयर प्लस पेट्रोल दोनों आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्पार्क प्लग लगा रहता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर ये ऊपर जाता है तो कंप्रेशन होता है, फिर ये ऊपर चल जाएगा पिस्टन,
ऊपर चल जाएगा तो हाई कंप्रेशन आ जाए, जहाँ पे पावर स्ट्रोक क्या करेगा, पावर जनरेट करता है। और फाइनली क्या होता है, ये एक्सपेंशन होता है, फिर ये मेरा क्या होता है, पिस्टन जो है नीचे आ जाता है और फिर मेरा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है और यहाँ से मेरा जो हॉट गैसेस होता है वो बाहर निकल जाता है। माई पॉइंट इज यहाँ पे जो होता है ये मेरा सबका सब मेरा स्ट्रोक कहलाता है, यानी 4 स्ट्रोक। ये मेरा फर्स्ट स्ट्रोक हो जाता है, ठीक है, ये मेरा सेकंड स्ट्रोक हो जाता है, ये मेरा थर्ड स्ट्रोक हो जाता है और मेरा ये फोर्थ स्ट्रोक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है 4 स्ट्रोक ऐसा इंजन है, फिर 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। हम लोग 2 स्ट्रोक भी लेके चलते हैं। तो पॉइंट जहाँ पे बात करें एक ही स्ट्रोक में जो मेरा पिस्टन टॉप डेड सेंटर से लेकर बॉटम डेड सेंटर तक आ रहा है। अगर मैं बोलूँगा कि जो बॉटम डेड सेंटर से लेकर टॉप डेड या फिर टॉप डेड से लेकर बॉटम डेड कुछ भी हो रहा है, ऊपर आ रहा है या नीचे जा रहा है, तो पिस्टन में बोलूँगा कि पिस्टन जो ऊपर नीचे हो रहा ना, ये ना अचानक देखो आप इसमें 2 प्रोसेस है, एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है। और इन दोनों का नेचर क्या है कि अगर आपको आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम का एफिशिएंसी चाहिए जो कि मैक्सिमम मिलता है, इसके लिए आइसोथर्मल जो होता है ना बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, मतलब पिस्टन को आप स्लो स्लो लेके चलो। अच्छा, लेकिन इसी में ही आपका एडियाबैटिक आता है जो कि बहुत ही फास्ट होता है, मतलब सेम टाइम में एक ही टाइम में क्या पिस्टन को आप फास्ट, बहुत फास्ट और बहुत स्लो करा सकते हो? नहीं भाई डियर स्टूडेंट, जब स्लो होगा तो फास्ट नहीं होगा और जब फास्ट होगा तो स्लो नहीं होगा, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है करना। मेरा बात समझ आया कि नहीं? आप लेंगे सर एक बार पूरा फास्ट करके रोक देंगे फिर स्लो स्लो ले जाएंगे, तो जहाँ स्लो हुआ वहाँ तो भाई वॉयलेट कर देगा ना एडियाबैटिक को, क्योंकि एडियाबैटिक मेरा फास्ट प्रोसेस है। और जहाँ बहुत फास्ट पिस्टन को मूव कराओगे, टॉप डेड सेंटर लेकर बॉटम डेड नीचे फटाफट लाओगे, तो वहाँ पे आपका आइसोथर्मल जो होगा वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि आइसोथर्मल स्लोएस्ट प्रोसेस है। तो ये जो है ना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, दैट्स हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ये कार्नोट में भी था ये आपका फंडा, यहाँ भी वही फंडा है कि हम लोग क्यों इसका यूज नहीं करते, बिकॉज यहाँ पे 2 जो प्रोसेस है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, ये दोनों आपस में खुद ही जो है ना वो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन टाइप से है कि एक मेरा स्लो में काम करता है, वेरी स्लोएस्ट एकदम। सबसे जितने भी प्रोसेस होता है ना, आपको मैं बहुत सारे प्रोसेस के बारे में बताया हूँ, आप लोग को अगर याद होगा, जिसमें मैं प्रोसेस के बारे में बात करता हूँ तो याद होगा, जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे एक सेकंड, हाँ हट गया सब, ओके। टेम्परेचर कांस्टेंट आइसोथर्मल, प्रेशर कांस्टेंट आपका आइसोबारिक, वॉल्यूम कांस्टेंट आइसोकोरिक, ठीक है। फिर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस होता है। सभी प्रोसेस में सबसे स्लोएस्ट प्रोसेस मेरा आइसोथर्मल प्रोसेस ही होता है। तो एक स्ट्रोक में एकदम स्लोवेस्ट एकदम फास्ट ये तो पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई इसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। सिंपल सा लॉजिक ही आपका होता है। सो जब यहाँ पे ये चीज़ समझ गए, अभी हम लोग देखो मेरा बात समझना, यहाँ पे मैं आपको बड़ा बता रहा था इसके बारे में, लेकिन अभी इसको स्टार्ट ही नहीं किया हूँ। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को, जिसमें आपका गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आता है, अभी स्टार्ट ही नहीं किए। पहले हम लोग आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम देख लिए, तो ये आप देख लिए ना। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कि एक्चुअल जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है जिसमें काम किया जाता है, जो हम लोग फ्रिज लाते हैं, जिसमें हम लोग सिस्टम को काम कराते हैं, यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो करता है वो करता है एयर रेफ्रिजरेशन, VCRS, VRS, ये एक्चुअल में होता है। आइडियल वाला तो होता नहीं, बस इमेजिनरी है, ठीक है। लेकिन हाँ उसका एफिशिएंसी जरूर देखेंगे कि उस तक कौन पहुंच पा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि फर्स्ट टाइप हो जाता है। यही आपका फर्स्ट वाला, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करें इस फर्स्ट को। गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि सर जी इसको बोला जाता है गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बट इसको आप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे अब आपको आंसर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट यूज करेंगे ना वो एयर होगा। और सर जी ये रेफ्रिजरेंट क्या होता है? डियर स्टूडेंट, रेफ्रिजरेंट मतलब जो ठंडा कर रहा है, जो कूलेंट होता है ना, कूलेंट जो ठंडा कर रहा है, वही आपका कहलाएगा रेफ्रिजरेंट। वही क्या कहलाएगा? रेफ्रिजरेंट। तो आप लोग सर ये रेफ्रिजरेंट के तौर पे यहाँ पे एयर यूज़ करते हैं? हाँ बिल्कुल डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एयर ही ठंडा करता है। मतलब जो ये हीट लिया ना, अगर मैं यहाँ पे फिगर जाता हूँ, यहाँ पे जो Q2 हीट लिया, Q2 हीट लिया, कौन लेगा? ये एयर के तौर पे यूज़ किया जाएगा। रेफ्रिजरेंट के अंदर एयर रहेगा, ये एयर जो होगा फ्रेश एयर इन्वायरमेंट से लेगा, और लेने के बाद Q2 हीट जो फूड का हीट है, वो हीट कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? एयर कर लेगा, और एयर हो जाएगा मेरा गर्म। उसके बाद वो हॉट हो जाएगा, एयर हो जाएगा गर्म। उसके बाद फिर ये वर्क डन करेगा इस हीट को लेने के लिए भी और निकालने के लिए भी, और जब वर्क डन करेगा तो फिर ये हीट बाहर निकल जाएगा, तो फिर से ठंडा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, और फिर इसका यूज़ करेंगे। तो 2 तरह का प्रोसेस में बताऊंगा। एक क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज में क्या करते हैं, इसको हीट को बाहर करेंगे तो फिर से आपका कूल हो जाएगा एयर, और फिर से इस साइकिल में यूज़ करते रहेंगे, तो ये होगा क्लोज सिस्टम। और ओपन में क्या होता है कि ये आपका एक बार यूज़ किए, हॉट हो गया एयर, फिर इसको मतलब पूरा का पूरा बाहर कर दिए, फिर दूसरा फ्रेश एयर लिए, फ्रेश एयर फिर से ठंडा है, फिर ठंडा एयर क्या होगा, ये जो हीट जाएगा उस एयर को गर्म कर देगा, Q2 हीट उसको गर्म कर देगा, फिर वर्क डन के थ्रू उसको बाहर करेंगे, फिर फ्रेश एयर लेंगे, उसको कहते हैं ओपन सिस्टम। तो एयर जो आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इसमें क्लोज और ओपन सिस्टम दोनों तरह का काम करता है। तो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आप लोग को सब चीज़ के बारे में। अच्छा, सबसे पहले आप बोलेंगे
ठीक है सर जी, ये तो हम समझ गए। पहले आप ये बताइए कि अगर मैं एयर यूज़ कर रहा हूँ तो आखिर क्यों कर रहा हूँ, क्या कोई एडवांटेज है या बस ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, का बड़ा एडवांटेज होता है। बड़ा एडवांटेज ये होता है ना कि यहाँ पे हम लोग को ना तो कंडेंसर का जरूरत पड़ता है, ना ही इवोपरेटर का जरूरत पड़ता है। ठीक है, कंडेंसर का जरूरत पड़ता है, ना ही मेरा इवोपरेटर का। अच्छा, ये क्या होता है सर जी? एक चीज़ मुझे बताइए, नाम से पकड़ना। कंडेंस करता, कंडेंस मतलब ये क्या करता है, वेपर से, ठीक है, वेपर से लिक्विड बनाता है। वेपर से लिक्विड मेरा बनाने का काम होता है मेरा कंडेंसर का। अगर बात करेंगे इवोपरेटर का, क्या नाम से पता, इवोपरेट करता है। इवोपरेट मतलब ये मेरा लिक्विड से वेपर बनाता है, वेपर बनाता है। जैसे हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड को लेंगे, गर्म करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करके वो भाप बन जाएगा, भाप जो हो जाता है ना, भाप बन जाएगा। समझ आए मेरी बात की नहीं? तो वेपर हो गया, तो वो इवोपरेटर काम। और उसको अगर कंडेंस करे तो कंडेंसर का काम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों का जरूरत ही नहीं पड़ता है। आप बोलेंगे सर जी क्यों? क्योंकि डियर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या यूज़ करें, एयर यूज़ कर रहे हैं। तो एयर है ना, ये पूरा का पूरा साइकिल में एयर ही रहता है। एयर को ना तो मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करने का जरूरत है, क्योंकि कोई यहाँ पे हम लोग वाटर वेपर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई हम लोग गैस का यूज़ नहीं कर रहे हैं, समझिए मेरे, ना तो कोई मॉइस्चर का यूज़ कर रहे हैं। मॉइस्चर जो होता है वो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट होता है, उसको हम लोग कंडेंस भी कर सकते हैं, उसको हम लोग इवोपरेट भी कर सकते हैं। कंडेंस कर से लिक्विड बना सकते हैं, और फिर लिक्विड से अगर मुझे वेपर बनाना तो हम लोग इवोपरेट करेंगे। तो ना तो मेरा कंडेंसर का जरूरत पड़ता है, ना ही मुझे इवोपरेटर का जरूरत पड़ता है। समझ आए मेरी बात की नहीं? ये हुआ सबसे बड़ा इसका एडवांटेज, सबसे बड़ा है, यानी नो नीड ऑफ इवोपरेटर, ऑल्सो नो रिक्वायर्ड ऑफ कंडेंसर। ठीक है, चलो, तो ये हो गया इसका एयर का काम। नाउ यानी कि इतना जो मैंने बताया उस बेसिस पे अगर यहाँ डेफिनेशन का सेकंड लाइन देखोगे तो बोला गया एयर विल सर्कुलेट थ्रू आउट द साइकिल। पूरा का पूरा साइकिल में सिर्फ एयर ही सर्कुलेट करता है। ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेंट ऑलवेज रिमेन इन द सिंगल गैसियस फेज, ये एक ही फेज में रहता है एयर के फॉर्म में, यहाँ फेज चेंज ही नहीं होता है, जरूरत ही नहीं पड़ता है, क्योंकि एयर ही पूरा का पूरा साइकिल में घूमते रहता है। तो यहाँ पे कोई भी वेपर करने का जरूरत नहीं है, उसको फिर से कंडेंस करके हमको वेपर से लिक्विड करने का जरूरत नहीं है, ना ही वेपर से लिक्विड, ना ही लिक्विड से वेपर करने की जरूरत है। तो पूरा का पूरा फॉर्म में एक ही सिंगल फेज में रहता है, वो आपका एयर ही रहता है। रेफ्रिजरेंट कौन? रेफ्रिजरेंट, तो एयर आपका रेफ्रिजरेंट के तौर पे काम करता है। तो जब यहाँ पे हम लोग कंडेंसर है, इवोपरेटर का यूज कम कर रहे हैं, यानी वर्क डन कम करना पड़ेगा। वर्क डन कर रहा है ना, वो तो भाई वर्क डन मेरा कंप्रेसर लगा रहता है, समझ लो। ये जो वर्क डन यहाँ पे कर रहा है, इसमें अगर मुझे इवोपरेटर यूज ही ना करेंगे, कंडेंसर यूज ही नहीं करेंगे, तो वर्क डन कम से कम करना पड़ेगा ना। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तो वही यहाँ पे अच्छी बात होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्लियर माई पॉइंट और नॉट, यानी यूज़ किया जाता है। चलो, ये चीज़ यहाँ से समझ गए होंगे आप लोग। ना एक सेकंड, कहाँ पे थे हम लोग? हाँ, यहाँ थे। आप बात करते हैं ये जो आपका एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, ये कितने तरह का होता है? तो डियर स्टूडेंट, ये आपका दो तरह का होता है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होता है वो मेनली मेरा दो तरह का होता है। फर्स्ट जो होता है, एक सेकंड, ये हाईलाइट आपको दिख रहा होगा ना? हाँ, दिख रहा है। एक मेरा जो हो जाता है वो मेरा होता है क्लोज टाइप, ठीक है, जिसको कहते हैं क्लोज लूप कहते हैं, फेमस है। एक होता है मेरा ओपन लूप, लूप याद रखना, ठीक है, क्लोज लूप एंड ओपन लूप। अब बात करेंगे सर जी ये क्लोज लूप एंड ओपन लूप क्या है? जैसे मैंने कहा कि क्लोज में क्या होता है, जो एयर हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना, क्लोज है ना, मतलब एयर एक बार चल गया ना सिस्टम के अंदर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर चल गया, तो उसके अंदर चारों ओर वही घूमते रहता उसी एयर को। तो बोलेंगे सर उस एयर गर्म नहीं हो जाएगा? क्योंकि मेरा काम क्या, एयर जैसे मेरा एंट्री करेगा, ये मेरा एयर आ गया, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर आ गया। अब मेरा अंदर में रखा हुआ फूड आइटम जो कि गर्म है, तो इससे क्या करेगा, हीट को एक्सट्रैक्ट करेगा, Q2 हीट ये लेगा, और मेरा क्या होगा, अभी मेरा ठंडा हो गया, फूड आइटम कूल हो गया, ठीक है, हीट लिया, तो अब तो एयर मेरा ठंडा, अब ये मेरा गर्म हो गया। अब जो मेरा एयर ठंडा था वो मेरा गर्म हो गया, तो अब ये हीट को फिर बाहर करना पड़ता, तो वही काम आ जाता है मेरा कंप्रेसर का। तो वो कंप्रेसर क्या करेगा, हीट को फिर बाहर करेगा, फिर आपका एयर फिर से ये आपका ठंडा हो जाता है, फिर ये घूम के इधर आ जाता है, फिर हीट को लेता है, फिर ये चलते रहता है, ये साइकिल चलते हुए रहता है। तो एयर एक बार जो अंदर चल गया वो बारी बारी से चलते हुए रहता है। लेकिन इनके सब ओपन साइकिल में क्या होता है, जो हम लोग एयर लेते हैं वो फ्रेश एयर लेते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद उसको दोबारा यूज़ नहीं करते हैं, उस दोबारा यूज़ उसको हम लोग नहीं करते हैं। यही होता है ओपन एंड क्लोज में अंतर, ये चीज़ समझिए ना, ठीक है। यही दोनों में क्या होता है, मेरा अंतर होता है, यही दोनों में अंतर होता है, बस यही आपको समझना है।
यही आपको क्या करना, समझना है। देखो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है कि जो भी मैं बताऊंगा उस चीज़ को अच्छी तरह समझना है। अगर आप अच्छे से नहीं समझोगे तो आगे चलकर बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। समझ आया? फिर से समझ लो। अगर मैं बात करूँगा क्लोज में तो इस तरह समझ लो, अगर आप नहीं समझे तो। जैसे एयर है, एयर है यानी हवा है, वो मैंने एटमॉस्फेयर से लिया। कहाँ से लिया? एटमॉस्फेयर में है, एटमॉस्फेयर से मैंने हवा लिया। ठीक है, ओके। ये एयर जो है वो कहाँ गया? एयर मेरा रेफ्रिजरेशन के अंदर चल गया, रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर चल गया। ठीक है, ओके। अब ये क्या करेगा? ये मेरा एयर जो लिया गया, क्यों लिया गया? हीट को आपका एब्जॉर्ब करने के लिए। तो मेरा मान लो ये फूड आइटम रखा हुआ है, फूड आइटम से हीट को एब्जॉर्ब किया, Q2 हीट को लिया, और हीट को लेने के बाद अब क्या हो जाएगा? ये मेरा गर्म हो जाएगा। तो पहले ठंडा था लेकिन अब ये हॉट हो गया। क्या हो गया? मेरा गर्म हो गया। ठीक है, अब हीट को छोड़ा जाएगा। हीट को किसी तरीके से मान लो प्रोसेस के थ्रू छोड़ेंगे, वो बात की बात है। तो फिर से हीट को छोड़ेगा, हीट को फिर यहाँ बाहर निकालेगा। मान लेते हैं यहाँ से क्या करेगा? ये मेरा एयर है और मेरा हीट को ये बाहर निकालेगा। जिस तरह Q2 यहाँ से लिया, या अब Q1 जाएगा, Q1 बाहर हो गया, वर्क डन करवा के बाहर निकाल दिए। तो अब क्या हो गया मेरा? अब ये ठंडा हो गया, कूल हो गया। अब मेरा कूल हो गया। अब फिर से इसी एयर का फिर से हम लोग यूज़ करेंगे, फिर से यूज़ करेंगे इसके उसी प्रोसेस को। फिर से ये आपका इस तरह साइकिल घूमने लगेगा। ये साइकिल क्या करने लगेगा? इस तरह से फिर ये साइकिल घूमने लगेगा। ये चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। फिर से ये आपका हीट क्या एयर आ जाएगा, क्योंकि अब देखो अब ये फिर ठंडा हो गया ना, तो इसके जगह में ठंडा एयर आ जाएगा। अब फिर से ये आपका कोल्ड वाला जो है ना, ये कोल्ड वाला, एक सेकंड मैंने मिटा दिया, इरेज कर लिया। ये जो कोल्ड वाला एयर है, ये कोल्ड वाला एयर यहाँ पहुँच जाएगा। फिर कोल्ड एयर फिर से हीट लेगा, फिर गर्म हो जाएगा, फिर Q1 हीट निकालेगा, फिर चलेगा। तो एक बार एयर आ गया वो सिस्टम के अंदर रह ही जाता। दैट्स वाई इज कॉल्ड क्लोज लूप। इसको क्या कहते हैं हम लोग? क्लोज लूप। लूप के अंदर ये बंद हो गया, क्लोज लूप के अंदर बंद हो गया। क्लियर माय पॉइंट? लेकिन ओपन का अगर बात करेंगे तो ओपन में क्या हो जाता है कि ओपन में एक बारी जो मेरा एयर लिया एटमॉस्फेयर से, ये मेरा एयर आया, अब वो क्या हुआ? वो जैसे मेरा Q2 हीट लिया और ये एयर मेरा हॉट हो गया, हॉट एयर हो गया। एक बारी क्या, जब Q2 से हीट लिया, फूड आइटम से हीट लिया, गर्म हो गया। तो गर्म होने के बाद इसको फिर बाहर कर देते हैं, पूरी तरह से इसको ख़त्म कर देते हैं। और फिर से हम लोग सिस्टम में क्या करते हैं? रेफ्रिजरेशन, और एक बार फिर से फ्रेश एयर हम लोग लेते हैं और ये काम करते रहता है। अब इतना जब आप समझ गए तो आप एक क्वेश्चन आता है कि सर जी दोनों में बेस्ट कौन होता है? कौन मेरा बेस्ट होता है? मेरा क्लोज लूप या ओपन लूप, कौन बेस्ट होता है? फिर क्लोज सिस्टम अच्छा होता है या फिर ओपन सिस्टम अच्छा होता है? तो चलो डी स्टूडेंट, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू। कौन जो होता है वो ज़्यादा बेटर होता है, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इरेज करने दीजिए। पता नहीं क्या इतना आवाज़ आ रहा है खतरनाक टाइप से। कभी भी जो है ना, ये जो यंग जनरेशन है, जो अभी भी बच्चा हुआ है, जो बड़ा हुए हैं, ठीक है, जो 12th दिया 10th दिया, इन लोगों को कभी भी किसी भी बात पे खुशी हो जाता है और पटाखा फोड़ने लगता है, खूब फोड़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे जब बढ़ोगे तब जाकर उन लोगों को पता चलता है। ठीक है, अभी का टाइम भी है, एंजॉय कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बारी जब प्रेशर आ जाता है ना, फिर ये सभी चीज़ लाइफ ख़त्म हो जाता है। खैर कोई नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमेशा देखते हैं कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होते रहता है। कोई इंडिया टीम जीता या कुछ भी हुआ, छोटा से छोटा चीज़ को खूब सेलिब्रेशन होता है। और एक आप लोग का है, आप लोग पता है कि दिन भर रात भर पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई सेलिब्रेशन कुछ नहीं होता है ऐसी चीज़, क्योंकि आप लोग को अब लाइव बनाना है ना। तो वो भी एक टाइम पीरियड आता है, हर एक चीज़ का अलग अलग टाइम होता है, तो सही टाइम है। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लोज सिस्टम वर्सेस ओपन सिस्टम। इन दोनों में बेस्ट कौन सा होता है? बेस्ट कौन सा होता है? देखो माय डियर स्टूडेंट, यह हमेशा ध्यान रखना, ये जो आपका होता है ना, ये आपका बेस्ट होता है, यानी कि इसका ज़्यादा एडवांटेज होता है। किसका? क्लोज सिस्टम का। क्लोज सिस्टम मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिट होता है। अब क्यों? मैं आपको इसका 3 रीज़न बताऊंगा। 3 रीजन से आपको समझ आ जाएगा वाई क्लोज सिस्टम इज़ बेस्ट फॉर यू। चलो डिस्कस करते हैं वन बाय वन करके। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन वही लिख दिया गया, क्या होता है क्लोज और क्या होता है ओपन। तो क्लोज सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन इज रीसर्कुलेटेड। देखो मैंने कहा था जो भी आपका रेफ्रिजरेंट हम लोग यूज़ करेंगे, तो एयर रेफ्रिजरेंट के तौर पे हम लोग क्या यूज़ करें? एयर यूज़ करें। तो जो मेरा एयर रेफ्रिजरेंट है, ये रीसर्कुलेट होता है, बार बार वो घूमते रहता है इनसाइड दी हॉट एंड कोल्ड चैम्बर। वही मतलब पहले गर्म होगा, फिर हीट निकालेगा, फिर ठंडा होगा, फिर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, फूड आइटम का एक्सट्रैक्ट करेगा, फिर ठंडा हो गया, गर्म हो गया, फिर वो हीट को बाहर निकालेगा वर्क डन करके रेफ्रिजरेटर, फिर ठंडा हो जाएगा। तो हॉट और आपका जो कोल्ड चैम्बर होता है, ये रिसर्कुलेट होते रहता है थ्रू दी पाइप सिस्टम। लेकिन अगर बात करेंगे ओपन सिस्टम का, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? एयर रेफ्रिजरेंट जो होता है वो मेरा रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब बदल दिया जाता है बाय दी एक्चुअल फ्रेश एयर। फ्रेश एयर जाता है इन दी एवरी कंप्रेशन ऑफ प्रोसेस। जब भी एक प्रोसेस हो जाता है तो एयर को चेंज कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया दोनों में
अंतर। अच्छा, और एक चीज़ ध्यान रखना, क्लोज में आपका एबव एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये क्या होता है भाई, ये पाइप के अंदर रहता है ना, ये एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना तो है नहीं, तो दैट्स वाई इसका जो आपका प्रेशर होता है वो एबव रहता है, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा इसका प्रेशर रहता है। क्लियर, चलो ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं, मैंने जैसे कहा कि क्लोज सिस्टम में जो होता है वो मेरा ज़्यादा एडवांटेजेस होता है, यानी कि ज़्यादा मेरा बेनिफिशियल होता है देन दी ओपन सिस्टम। क्यों? रीजन, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो मैं आपको 3 रीजन बताऊंगा, तीनों रीजन को बड़ा ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहला रीजन यहाँ पे बात करते हैं फर्स्ट रीजन। तो फर्स्ट रीजन बताने से पहले मैं आपको समझाना पड़ेगा कि बेसिकली काम कैसे हो रहा है, ठीक है। पहला रीजन समझो क्यों मेरा क्लोज सिस्टम बेटर है। तो समझो कि ये मेरा इस तरह से है, तो सबसे पहले समझो यहाँ मेरा एयर आया, सबसे पहले एयर यहाँ पे इंटर किया, एयर लिया गया, सिस्टम के अंदर एयर लिया, ठीक है, अच्छा ठीक है, एयर लिया गया। और यहाँ में मेरा फिर से फूड आइटम को रख देते हैं इस तरह से, कटोरी मान लो कुछ भी इस तरह गर्म आइटम है, जो थोड़ा गर्म है, इससे मुझे ठंडा करना है। तो ये मेरा फूड आइटम है, मैं लिख देता हूँ यहाँ से, क्या है मेरा फूड आइटम है। तो यहाँ से क्या लिया, Q2 हीट को लेगा, Q2 कौन लेगा, यही एयर लेगा, एयर लेगा। तो एयर तो अभी कोल्ड था, लेकिन जैसे Q2 हीट लिया, अभी क्या हो गया मेरा गर्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा हॉट हो जाएगा, ये एयर अभी कोल्ड, ये फ्रेश एयर आया था जो कि कोल्ड एयर था, यहाँ तक गर्म आपका Q2 हीट लिया तो गर्म हो गया। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये साइकिल मेरा जाता है कहाँ पे, ये काम करेगा मेरा यहाँ पे कंप्रेसर काम करेगा, क्या करेगा, कंप्रेसर यह काम करता है। तो ये हो गया मेरा कंप्रेसर है, कंप्रेसर है, ठीक है, कंप्रेसर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है, कंप्रेसर काम किया। इसके बाद क्या करेगा, ये मेरा क्या करेगा, हीट को बाहर निकालेगा, यहाँ पे क्या होगा मेरा हीट यहाँ से बाहर जाएगा, ये कौन सा हीट बाहर जाएगा, Q1 हीट बाहर जाएगा, Q को रिलीज करेगा। और रिलीज करके अब क्या होगा मेरा, क्योंकि क्लोज का बात करते हैं, क्लोज आके फिर से इसको मिल जाना है, तो फिर से आके ये मिल गया, फिर से आके मिल गया, फिर से आके मिल गया। तो जैसे बाहर निकाला तो अब जो मेरा एयर है ना वो फिर से क्या हो गया, फ्रेश एयर बन जाएगा, यहाँ पे जो एयर ओनली आ रहा है, तो अब मेरा कोल्ड एयर हो गया, फिर से ये मेरा कोल्ड एयर हो गया, यानी फिर से यूज़ किया जा सकता है। हाँ, यहाँ पे हम लोग एक्सपेंशन वाल्व भी यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सपेंशन एक डिवाइस भी हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखना, एक मेरा एक्सपेंशन में हम लोग अभी पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट फिर भी इन शॉर्ट आप समझ लो, एक्सपेंशन डिवाइस भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि देखो यहाँ पे कंप्रेसर जो होता है, कंप्रेसर कंप्रेस करेगा, कंप्रेस इस तरह समझो, कंप्रेस मीन्स क्या होता है, जैसे पिस्टन सिलेंडर आप समझो कि पहला बारी में मेरा पिस्टन यहाँ पे है, ये कनेक्टिंग रड है, और पिस्टन को मैं रेड से यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ कि ये मेरा क्या है, पिस्टन है, ये मेरा क्या है, पिस्टन है, ठीक है, ओके। और यहाँ से निकला मेरा कनेक्टिंग रड है। तो अब अगर मैं बात करूँगा एयर को, ग्रीन से दिखाता हूँ, एयर इसके अंदर है, एयर इसके अंदर, ये मेरा एयर है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा ना, सेकंड बारी में बताता हूँ, इस बारी में क्या करता हूँ, पिस्टन को एकदम ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ तक ऊपर और धकेल दिया, तो अब जो एयर है ना वो पूरी तरह से टाइट हो गया, ठीक है, एयर हो गया, एयर मान लो ये पिस्टन मेरा था, अब एयर जो है वो एयर कहाँ पे, एक सेकंड, हाँ ये पिस्टन रहा, अब एयर कहाँ पे, इतना छोटा जगह पे, पहले यहाँ से लेकर इतना बड़ा एरिया पे है, इतना बड़ा एरिया इसको मिल रहा था, ये बड़ा एरिया, लेकिन अब एरिया एकदम छोटा हो गया, एरिया छोटा हो गया ना, यहाँ पे एरिया क्या हो गया, एरिया यहाँ पे छोटा हो गया। तो जब एरिया छोटा हो यानी पे कंप्रेस किया गया ना, यहाँ पे क्या हो रहा, कंप्रेशन हो रहा, कंप्रेस किया जा रहा है। तो जब कंप्रेस होगा तो ऑब्वियसली बात है एयर को जगह कम मिला, यानी इसका डेंसिटी जो होगा बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा मेरा, डेंसिटी इसका इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी इसका इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी रो को दिखाते हैं, इसके इंक्रीज कर जाएगा। यानी जब कंप्रेशन होता है तो कंप्रेशन के टाइम पे क्या होता है, मेरा डेंसिटी बढ़ जाता है एयर का, एयर का जो है वो डेंसिटी मेरा इंक्रीज कर जाता है। यानी ये फिर से, अब देखो यही एयर जो है वो हीट को बाहर निकाल रहा है, और फिर जब एयर आएगा मेरा यहाँ से, फिर से जो एयर आएगा लौट के यहाँ, और वही जो एयर है वो मेरा हीट को ऑब्जॉर्व करेगा, उसका डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा, हाई डेंसिटी वाला रहेगा, हाई डेंसिटी वाला एयर रहेगा। यानी कि अगर हाई डेंसिटी है और कंप्रेसर का काम ही होता है मेरा कंप्रेस करके डेंसिटी को बढ़ाना, तो इस बारी तो पहले से ही इसका हाई डेंसिटी है, तो क्या कंप्रेसर को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, नहीं, यानी ये काम मेरा अब लो करेगा, कम काम करेगा, लो वर्क करेगा। तो यहाँ पे कंप्रेसर का काम घट जाता है, और यही तो है ना, कंप्रेसर जितना कम काम करेगा उतना मेरे लिए बेटर है, उतना खर्च कम हो रहा है। तो दैट्स वाई यहाँ पहला एडवांटेज ये हो जाता है कि इसका डेंसिटी हाई होता है, मतलब जो भी हम लोग क्लोज सिस्टम में जो हम लोग एयर का यूज़ करते हैं उसका डेंसिटी हाई हो जाता है। क्यों, क्योंकि कंप्रेसर कंप्रेस जो करता है वो एयर फिर से रिटर्न आ जाता है, उसी में चलते रहता है, तो वो हाई डेंसिटी में ही रहता है। लेकिन यही अगर ओपन सिस्टम में लेते हैं, ओपन सिस्टम में लेते तो ओपन सिस्टम में क्या लेते, तो मुझे यहाँ जो फिर से आ रहा ना, यहाँ तो हम लोग तोड़ देते हैं, यहाँ समझ लो कि इस तरह से नहीं आता, यही हीट को मैं यहाँ से एयर को निकालता और छोड़ देता यहाँ से, जो मैंने यहाँ से फ्रेश एयर यहाँ से लिया था, ठीक है, यहाँ जो मैंने फ्रेश एयर लिया था, फ्रेश एयर लिया था, ये यहाँ से गया और यहाँ से हीट मेरा बाहर चल जाएगा, ये एयर को भी मैंने बाहर कर दिया। जो हॉट आपका एयर था,
हॉट एयर को बाहर कर दिया। यहाँ से फिर से हम लोग रिप्लेस करेंगे यानी नए न्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू फ्रेश एयर लेंगे। उसका फिर से डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरा नॉर्मल आ रहा है, उसका डेंसिटी लो है डेंसिटी, तो मुझे बार बार डेंसिटी यानी बढ़ाना पड़ेगा, यानी अब कंप्रेस करना पड़ेगा, तो कंप्रेसर का वर्क मेरा बढ़ेगा। तो कंप्रेसर का वर्क बढ़ेगा यानी कि लोड मेरा रेफ्रिजरेशन का बढ़ रहा, तो COP मेरा घट रहा है। समझ आए? इसलिए मेरा पहला बारी क्या समझे कि क्लोज सिस्टम मेरा क्यों बेटर है। तो पहला बारी जो मैंने समझाया उसका डेफिनेशन यहाँ लिख दिया गया। इन क्लोज सिस्टम एयर विद दी हाई डेंसिटी सर्कुलेटेड विद दी विच रिक्वायर्ड लेस कंप्रेसर। उसको कंप्रेसर का कम से कम जरूरत पड़ता है क्योंकि हाई डेंसिटी, क्यों? क्योंकि कंप्रेसर एक बार हुआ वही बार बार घूम रहा है, ठीक है। कंप्रेसर वर्क का जरूरत पड़ता है, लेस कंप्रेसर वर्क का जरूरत पड़ता है। अगर मैं बात करूंगा, कंपेयर करूंगा लो डेंसिटी इन दी ओपन सिस्टम, लेकिन ओपन सिस्टम में डेंसिटी लो होता है क्योंकि हर बारी वो फ्रेश एयर को ले रहा है। तो दैट्स वाई आप यहाँ पे समझे वाई क्लोज सिस्टम इज मोर एडवांटेजेस देन दी ओपन सिस्टम। ये हुआ पहला एडवांटेज क्लोज सिस्टम का। अब बात करते हैं सेकंड एडवांटेज, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अगर मैं सेकंड एडवांटेज का बात करता हूँ तो क्या होता है डियर स्टूडेंट। अब बात करो, जैसे मैंने अभी फिगर बनाया था, 1 सेकंड में फिगर को अगर फिर से बैक करके ला सको तो मेरे लिए अच्छा होगा। 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड और आ जा, बैक आ जा भाई, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ बताना। ओके चीज़ें सही है, ओके इन सभी को हटा रहे हैं, जस्ट अ मिनट। ओके ठीक है, हाँ अब सही है। इसको फिर से मैं जूम करता हूँ, देखना समझना, यही मैं आपको सेकंड वाला एग्जांपल समझाता हूँ। देखो सेकंड एडवांटेज में ये बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि देखो पाइप के अंदर ही है ना, ये जो एयर मेरा आया ये तो पाइप के अंदर ही घूम रहा, सर्कुलेट हो रहा है, एक पाइप के अंदर ही सर्कुलेट हो रहा है। ये कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है, पाइप के अंदर ही सब कुछ चल रहा। तो जब मेरा हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, ये जो Q2 जो है हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, जो मेरा एयर आया था जो गर्म हो गया हीट को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, तो जो मेरा हीट को यहाँ एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो वो डायरेक्ट कांटेक्ट में तो आ नहीं रहा, किसके? एयर में। इन्वायरमेंट जो बाहर में इन्वायरमेंट है बाहर में जो भी है, एयर वगैरह है, डस्ट पार्टिकल है, यहाँ पे एयर भी हो सकता है, कुछ गैसेस भी हो सकता है बाहर में, कुछ मेरा मॉइस्चर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नहीं आता है। क्या होता है? मॉइस्चर कोई भी अंदर नहीं आ पाता है, ये होता है इसका एडवांटेज। अब बोलेंगे सर इसका क्या मतलब है, आपको समझाते हैं। अब मान लेते हैं कि मेरा क्या है, अब ये मेरा है ओपन सिस्टम। अब मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, बैक जाता हूँ, जस्ट अ मिनट, हाँ। अब मैं इसको मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है, ओपन सिस्टम है। तो ये यहाँ पे क्या था, अब मान लेते हैं ओपन सिस्टम, मतलब यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हटा लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ बस एयर यहाँ आ रहा है, यहाँ एयर एंट्री ले रहा है, ठीक है। एयर मेरा यहाँ पे एंट्री ले रहा है, फ्रेश एयर हर बारी न्यू फ्रेश एयर इंटर ले रहा है। तो जब एयर आ रहा है, हर बारी एयर आ रहा है, तो एयर के साथ साथ हो सकता है मॉइस्चर आ जाए। और जैसे मेरा मॉइस्चर आ रहा है, एयर आ रहा, तो यहाँ पे काम क्या होता है, ठंडा करने का ना। तो जैसे मेरा हीट यहाँ पे लिया तो कूल हुआ, तो जिसके वजह से देखो एयर तो मेरा जो होगा वो फ्रीज नहीं करेगा, वो जमेगा नहीं, लेकिन मेरा जो आपका मॉइस्चर है, मॉइस्चर बेसिकली क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट होता है। तो मॉइस्चर मेरा क्या हो सकता है, ये जम सकता है, ये मेरा फ्रीज कर सकता है। और अगर ये मेरा फ्रीज कर जाएगा तो फ्रीज करने से जो मेरा पाइप होता है ना, पाइप मेरा चोक कर जाएगा, चोक मतलब फंस जाएगा, बंद हो जाएगा। और जिसके वजह से आपका क्या होगा, सिस्टम अच्छा से नहीं काम कर पाएगा। तो ये हो गया इसका क्या, सेकेंड एडवांटेज क्लोज का, कि क्लोज में कोई भी मॉइस्चर वगैरह इन नहीं करता है। और चूंकि ओपन साइकिल में बार बारी से मेरा फ्रेश एयर आता है, तो एयर के साथ मॉइस्चर आ सकता है। और मॉइस्चर चूंकि हीट को बाहर निकलता है ना, बारी बारी हीट को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फिर हीट बाहर निकल रहा है, तो इन्वायरमेंट, क्योंकि फ्रीज का काम क्या है, ठंडा करने का। तो जो एयर के साथ साथ मेरा मॉइस्चर है ना, वो जम जाएगा। एयर नहीं जमेगा, एयर कोई जमेगा ही, लेकिन हाँ मॉइस्चर जरूर जम सकता है, कंप्रेसर के टाइम के बाद जो जम जाएगा। और जमने के वजह से मेरा पाइप चोक हो जाता है, फंस जाएगा, फ्रीज हो जाएगा ना। पाइप के अंदर का जो आपका मॉइस्चर है वो धीरे धीरे भर के बर्फ़ हो जाएगा। तो फिर क्या होगा, आपका कोई काम ही नहीं हो पाएगा, पाइप फंस जाएगा ना। तो यहाँ पे काम हो जाना बंद हो जाएगा, कंप्रेसर ज़्यादा वर्क करेगा, जिसकी वजह से आपका सिस्टम फेल कर सकता है। तो हो गया सेकेंड इसका एडवांटेज, किसका, ओपन सिस्टम का। चलो इसको हटाया जाए। तो ये हो गया सेकेंड एडवांटेज ऑफ क्लोज सिस्टम। ओपन सिस्टम में बोला क्या, क्लोज सिस्टम का सेकेंड एडवांटेज। तो देखो यहाँ पे लिख दिया गया, देयर इज एंट्री ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम रेफ्रिजरेटर ड्यूरिंग दी ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के केस में मॉइस्चर मेरा इंटर करने का डर रहता हो सकता है, एंड दिस मॉइस्चर में फ्रीज, ये मेरा फ्रीज कर सकता है, जिसके वजह से पाइप वाल्व वगैरह चोक हो सकता है, यानी फंस सकता है। क्लियर। चलो अब बात करते हैं थर्ड का एंड लास्ट एडवांटेज
ऑफ क्लोज सिस्टम ओवर ओपन सिस्टम। तो लास्ट जो मेरा एडवांटेज है ना, वो मेरा एडवांटेज ये है कि मेरा जो ओपन सिस्टम होता है, ठीक है, ओपन सिस्टम में प्रेशर डिफरेंस एटमॉस्फेरिक तक ही हो सकता है, क्योंकि मेरा ओपन सिस्टम जो होता है, ओपन सिस्टम में हर बारी मेरा फ्रेश एयर आ रहा है ना, तो फ्रेश एयर कहाँ से आ रहा है, एटमॉस्फेयर से आ रहा है, तो एटमॉस्फेयर से ज़्यादा डिफरेंस तो कर ही नहीं सकता है। तो मैक्सिमम जो आपका डिफरेंस होता है प्रेशर डिफरेंस इन ओपन सिस्टम, वो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिफरेंस ही कर सकता, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन क्लोज में कोई एटमॉस्फेयर का झंझट ही नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि एक बार अंदर आ गया तो उसको मैं कितनी भी डिफरेंस कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितना प्रेशर डिफरेंस कर सकते हो। तो प्रेशर डिफरेंस जो होता है ना, प्रेशर डिफरेंस वो हम लोग में बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, प्रेशर डिफरेंस हम लोग ज़्यादा भी कर सकते हैं इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम। ये हम लोग प्रेशर डिफरेंस को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अंदर में है ना, अंदर में आप कितनों भी प्रेशर का डिफरेंस कर दो, किसी के कंपेयर के साथ कर ही नहीं, क्योंकि वो क्लोज है, पाइप के अंदर है। लेकिन ओपन में जैसे करते हो तो आप एटमॉस्फेयर के साथ करना पड़ता है ना। ये आप उसी तरह समझ लो कि मान लो कि आप क्या करो कि दो लड़का रनिंग कर रहा है और ये रन कर रहा है, इतना दूर तक दौड़ना है। यहाँ पे जाके एक सेकंड इस सभी चीज़ को मैं एक बारी हटाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये समझ लो कि आपका यहाँ पे दो स्टूडेंट है, वन है, ये टू है। स्टूडेंट है, कोई लड़का है, रनर है, और इन लोग को दौड़ना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ना है। ये 100 मीटर का है, यहाँ तक रनिंग करना है। तो मान लो मेरा सेकंड वाला बहुत ही स्लो है, मतलब उतना फास्ट दौड़ने वाला है नहीं, बहुत ही स्लो बंदा है, और आपको बस जॉब निकालना है, तो इसको यहाँ तक करोगे, रनिंग करोगे तो आपका निकल जाएगा जॉब। ये स्लो है तो फर्स्ट वाले को वो ज़्यादा डिफरेंस करेगा ही नहीं क्रिएट, ज़्यादा मेहनत ही नहीं करेगा। पता है कि मेरे सामने वाले तो कुछ आता ही नहीं है, स्टार्ट करेगा दोनों रनिंग करना, पता चलेगा सेकंड वाला तो बहुत ही धीरे धीरे दौड़ रहा है, तो आराम से चल जाएगा। अब यहीं पर क्या होगा कि एक मेरा जो है ना, कोई है ही नहीं, आप समझ लो। अब ये ओपन क्लोजली ये काम कर रहा है। क्लोज करने का मतलब क्या है कि अपना बस तैयारी कर रहा है। जब आप आर्मी का प्रिपरेशन करता है बहुत सारा लड़का, अब वो अपने साथ कंपटीशन करता है, बोले यहाँ पे कोई डिफरेंस है नहीं, तो वो चाहेगा कि नहीं, पता नहीं कौन आने वाला है, कितना आने वाला है, तो अभी तो कुछ नहीं है ना, तो कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, ठीक है। वो कितनी भी स्पीड दौड़ेगा उसको लगेगा नहीं और मुझे करना। सिमिलरली होता है क्लोज में, आप प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा ले सकते हो, ओपन में ले सकते हो सकता है एग्जांपल आप लोगों को नहीं समझ आया हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो मैं बताना चाह रहा था वो आप फील कर पाए होंगे, ठीक है। तो क्लोज में क्या था, ओपन क्लोज रहता है ना, उसके अंदर रहता है, तो प्रेशर डिफरेंस हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें होता है, हम लोग प्रेशर डिफरेंस बनाते हैं उसमें, तो बना सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन यहाँ पे एटमॉस्फेयर से आ रहा है तो हर बार फ्रेश से एयर लेते हैं ना, तो ज़्यादा हम लोग बना ही नहीं सकते हैं, कि प्रेशर डिफरेंस हम लोग जैसे ज़्यादा बनाएंगे तो फिर से रिलीज करना पड़ेगा और नहीं फ्रेश एयर लेना पड़ेगा, तो फिर से प्रेशर डिफरेंस वो खत्म हो गया। बात समझ आए कि नहीं। तो ये होता 3 मेरा एडवांटेज ऑफ क्लोज सिस्टम ओवर दी ओपन सिस्टम, राइट। क्लियर माई पॉइंट और नॉट। चलो ये चीज़ हो गया। नाउ अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में 1 घंटा से ज़्यादा क्लास हम लोग का हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे किस तरह से आखिर मेरा ये जो क्लोज में बार बार बोला कि क्लोज मेरा सबसे बेस्ट होता है, मैंने कहा ना ये सबसे अच्छा होता है, ये बेस्ट होता है, तो आखिर ये काम कैसे करता है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्लास चलेगा क्लोज रेफ्रिजरेशन सिस्टम के ऊपर, ठीक है। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका VCRS, मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास चलेगा, इसी के ऊपर चलेगा, क्लोज वाले के ऊपर चलेगा। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड वाला VCRS के ऊपर, राइट। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अगर अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ आप लोग को पता है रिस्पॉन्स दे सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्स दीजिएगा तो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। आप कमेंट कर सकते हो, फीडबैक अपना देख सकते हो कि किस तरह से आप लोग को लेक्चर पसंद आ रहा है, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा तो यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय डियर स्टूडेंट।